हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ ए के चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय ए के चौधरी में। गुड इवनिंग एवरीवन। जो साथी गुड इवनिंग बोल रहे हैं आप सभी को शुभ संध्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बातचीत अपनी प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह हमारा सामान्य विज्ञान का तीसरा वीडियो लेक्चर है। यह जो सामान्य विज्ञान की हमारी सीरीज चल रही है आपके आगामी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए चल रही है। अगर आप आने वाले समय में किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो आपके लिए ये रामबाण इलाज होगा, ये मेरा आपसे वादा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करें उससे पहले यह भी जान लीजिए, अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं MPPSC, MPSI, RPF, SI एंड कांस्टेबल, इसके साथ में अगर आप SSC के किसी भी एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो इसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान के अंतर्गत MPPSC प्री और मेंस के बैच संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही MPSI का बैच भी संचालित है। आप सब जानते हैं कि MPSI के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारा सिलेबस चेंज होने की बातचीत चल रही है। नोटिफिकेशन जैसे ही आता है वैसे ही हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जितना मेरा अनुभव है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आधे से अधिक पोर्शन जो होगा हमारा पुराने सिलेबस पर ही आधारित रहेगा। तो इसलिए हम पुराने सिलेबस पर आधारित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ना चाहेंगे और आज के हमारे वीडियो लेक्चर पर बातचीत करना चाहेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जो साथी अब वीडियो लेक्चर में आ चुके हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि अब स्थायी हो जाइए, एक स्थान पर बैठ जाइए और अपने लाइव चैट में एक्टिव हो जाइए। लाइव चैट में इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर आता है तो आंसर करते हुए चलिए, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ ब्लड कैंसर? सबसे पहले यह जान लीजिए कि ब्लड कैंसर क्या होता है। ब्लड कैंसर, या मैं कहता हूं यहाँ पर सबसे पहले यह जान लीजिए कि कैंसर क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी मानव शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो इसे हम कैंसर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि मानव रुधिर में अर्थात ब्लड में होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोमिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ल्यूकोमिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोमिया। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे रहे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करना चाहेंगे। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन देख लीजिएगा जरा और ऑप्शन देखने के उपरांत ही आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, मेरा आग्रह है आपसे। बढ़िया पेशेंस से कोई भी काम करिए, ढंग से करिए, विधिवत करिए, नियम के अनुसार करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, ऑप्शन आराम से देखिए, उसके बाद में राइट आंसर लगाइएगा। देखिए, अगर हम बात करें मधुमेह रोग की, किसकी बात करें? मधुमेह रोग की बातचीत करें तो जो मधुमेह रोग है, याद रखना, यह इंसुलिन की कमी से, किसकी कमी से बताएंगे? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। जब मानव शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह रोग होगा। इसे ही हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। अच्छा, इंसुलिन का स्त्रावण कौन करता है? तो इंसुलिन का स्त्रावण करने वाला ऑर्गन है हमारा अग्नाशय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्या बोल देते हैं दोस्तों? पैनक्रियाज बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जब पैनक्रियाज में खराबी आएगी, पैनक्रियाज इफेक्टेड हो जाएगा, तब हमें कौन सा रोग हो जाएगा बताएंगे? याद रखना, मधुमेह रोग होगा, डायबिटीज होगी। लेकिन किसकी कमी से रोग होता है पूछेगा तो याद रखना, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इतनी बात से सहमत हैं आप? लेकिन अगर कभी ऑप्शन में अग्नाशय ना दे तो ध्यान रखना, यकृत
हमारा क्या होता है बताएंगे, मधुमेह रोग होता है। लेकिन दोनों ऑप्शन में रहें, जैसे कि यहाँ पर लीवर भी लिखा है, पैनक्रियाज भी लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पैनक्रियाज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया। जो आंसर दे रहे हैं बधाई के पात्र हैं वह साथी। हम अपने अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे साथियों। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है मियादी बुखार, जिसे मियादी ज्वर कहा जाता है, किसकी वजह से होता है? तो मियादी जो ज्वर होता है वह याद रखना ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु की वजह से होता है। तो जीवाणु की वजह से होने वाला रोग कौन सा बताएंगे? मियादी बुखार है। चलें साथियों, यस, हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। माफी चाहूंगा, चौथे क्वेश्चन में आ गए हैं हम। चौथा क्वेश्चन ये रहा, टाइफाइड पैदा होता है, यानी टाइफाइड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए जी। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जो टाइफाइड रोग होता है मानव शरीर में, यह किसकी वजह से होता है? तो याद रखना साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बार बार इस क्वेश्चन को देखते चलिए, रीड करते चलिए, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है टाइफाइड, टाइफी के द्वारा होता है टाइफाइड। ठीक है साथियों, हमारे आज के 5वें क्वेश्चन की ओर आ जाइए। डेंगू बुखार किस रोग वाहक के द्वारा संचरित होता है? यानी जो डेंगू होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके काटने से होता है, ये मुख्यतः क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो डेंगू होता है याद रखना वो एडीज मच्छर, जो एडीज मच्छर होता है ध्यान रखिएगा, इसकी काटने से होता है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखना। अगर मलेरिया पूछ ले, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया होता है, ध्यान रखिएगा, मादा एनाफिलीज। जी हाँ, मादा एनाफिलीज एक मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होगा, इसके काटने से क्या होगा? मलेरिया होगा। लेकिन जो डेंगू होता है ध्यान रखना, डेंगू होता है यह किसके काटने से होगा बताएंगे? एडीज मच्छर, जो एडीज मच्छर होगा बताएंगे इसके काटने से होता है। इस बात का भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिलकर डेंगू के मच्छर की रोकथाम के लिए एक मछली गांव-गांव में बांटी थी, ताकि उन्हें गड्ढों पर, तालाबों पर छोड़ा जाए, जिससे वह डेंगू के लार्वा को खत्म कर दे, मलेरिया के लार्वा को खत्म कर दे। उस मछली का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जी। जो डेंगू मच्छर होता है उसके लार्वा को, और मलेरिया का जो मच्छर है जिसको हम बोल सकते हैं मादा एनाफिलीज बोल सकते हैं, उसके लार्वा को खाने वाली जो मछली थी उसका नाम क्या था? बहुत बढ़िया, आंसर भी आ रहे हैं साथियों के। राइट आंसर है गंबूजिया मछली। क्या थी बताएंगे? गंबूजिया मछली थी। वह मलेरिया के लार्वा को खाती थी, मनुष्य ने उसको खा गए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में डिस्कशन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत क्या है? अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज अनदर डाइट इज। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा देने का काम कौन सा एक स्रोत कर सकता है? देखिए समझिए इस बात को। क्या मानव शरीर को प्रोटीन ऊर्जा देते हैं? क्या देते हैं, लेकिन मुख्य कार्य इनका नहीं है। ठीक है, वसा, जी हाँ, ये मुख्य रूप से इनका कार्य होता है ऊर्जा देने का, इनका मुख्य कार्य है ऊर्जा देने का। तो प्रोटीन तो कट गया, इसका काम क्या होता है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने का। खनिज बिल्कुल नहीं, उपापचयी क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये सक्रिय होते हैं, काम करते हैं। और जो विटामिन होते हैं यह भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए काम करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों हमारे आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। जो शिशु होते हैं, बेबी होते हैं, उनके अंगों की जो बोन्स होती है वो कई बार मुड़ जाती है। किसकी कमी हो जाने पर? किसकी कमी हो जाएगी? अगर किसी विटामिन की कमी हो जाने से शरीर की अस्थियां मुड़ जाती हैं तो वो विटामिन का नाम पूछ रहा है। राइट आंसर क्या है बताएंगे? याद रखिएगा, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी हो जाने पर, विटामिन डी की कमी हो जाने पर याद रखना मानव शरीर में जो अस्थियां होती हैं वह मुड़ने लगती हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? जो यूरिन होता है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने वाली जो औषधि होती है, मेडिसिन होती है, उसका नाम क्या है? क्या एड्रेनलिन है, मोनोयूरेटिक है, डाईयूरेटिक है और ट्राईयूरेटिक है? दीजिए राइट आंसर दीजिए साथियों कमेंट में। ठीक, बहुत बढ़िया। राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे डाईयूरेटिक। क्या हो जाएगा बताएंगे? डाईयूरेटिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पहले ये देखिएगा, वो बोल रहा है कि इन जोड़ी पर थोड़ा सा विचार करिए, ये डिसीज से संबंधित है, और फिर इन ऑप्शंस पर आंसर दीजिए। इसके लिए मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ। कोई भी एक चीज, दो चीज पकड़िए जो आपको बनती हो। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, तो सीधी सी बात है रतौंधी रोग का संबंध किससे बताएंगे? विटामिन ए। तो पहले वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? सही जोड़ी अगर हम बनाएंगे तो पहले की सही जोड़ी क्या बन जाएगी बताएंगे? याद रखना 2। अब यहां पर देखो, पहले का दूसरे से कौन संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पहले का संबंध दूसरे से, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? बी हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को हमने चेक करे हैं और इससे हमारा आंसर आ गया है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी जो होगा विटामिन सी की कमी से होगा, रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से होगा, और बोलेंगे रक्त अल्पता, इसे एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया होता है बताएंगे याद होना B12 की कमी से। ठीक है, ऑप्शन मिलान कर लीजिए एक बार। बोलेंगे एक का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आ गया है हमारा। आज का 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राणी द्वारा नहीं होती है? ये प्राणी है दोस्तों, है ना, यहां एक छोटी सी है, प्राणी है ये, प्राणी कि प्राणी के द्वारा नहीं होती है। फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबा, अमीबियासिस। राइट आंसर है बताएंगे फ्लू। तो जो फ्लू होता है याद रखना, अगर हम बात करें तो ये प्राणी के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का टाइफाइड। क्या हो जाएगा साथियों? टाइफाइड हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो होता है बताएंगे याद रखना एक वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है बताएंगे? पोलियो जो रोग होता है याद रखना ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, दूसरी बात, पोलियो रोग होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है, इसका नाम है बताएंगे याद रखना तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाता है बताएंगे? तंत्रिका तंत्र। हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? एक वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया अगर रोग होगा तो वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? ठीक है, कमेंट कर दीजिए साथियों। ठीक, बहुत बढ़िया। निमोनिया जो है याद रखना मानव शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग सर्वाधिक किस में देखा जाता है? तो यह सर्वाधिक होता है बताएंगे छोटे बच्चों में। किस में होता है बताएंगे? छोटे बच्चों में होता है, ध्यान रखना। फेफड़ों की बात करें तो फेफड़े हमारे जो अंग हैं यह श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। फेफड़ों की जो कार्यात्मक इकाई मानी जाती है, कार्यात्मक इकाई मानी जाती है, इसे फ्यूरल क्या बोल देते हैं बताएंगे? एल्व्यूली बोल देते हैं, एल्व्यूली या वायुकोश बोल देते हैं। और फेफड़े के जो ऊपर की संरचना होती है या झिल्ली होती है, फेफड़े के ऊपर की जो झिल्ली होती है इसे फ्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताएंगे? फ्यूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए हमारा आज का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर एक बार बातचीत कर लेते हैं। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वो किसका वाहक है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग मानव में हो जाता है ना? मलेरिया नहीं, मलेरिया होता है याद रखना मादा एनाफिलीज के काटने से। फाइलेरिया, बिल्कुल फाइलेरिया होता है। रिंग वर्म या दाद, बिल्कुल नहीं।
इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। राइट आंसर है फाइलेरिया। तो अब तक आपने 3 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मलेरिया रोग किसके काटने से हो जाएगा? तो मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज के काटने से। डेंगू होता है एंडीज मच्छर के काटने से। और फाइलेरिया हो जाता है किसके काटने से? ध्यान रखना, तो फाइलेरिया रोग होता है, बताएंगे, याद रखना, बोलेंगे मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। सहमत हैं साथियों? चलिए, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ये कुछ इस प्रकार का होता है फाइलेरिया रोग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? कौन सा एलिमेंट है जो हेल्प करता है? ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में मानव शरीर का क्या विटामिन ए सहायता करता है? बिल्कुल नहीं। डी करता है? बिल्कुल नहीं। विटामिन के करता है? जी हाँ, रक्त का थक्का जमाने में ये सहायता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे, विटामिन के। ओके, विटामिन के का रासायनिक नाम कमेंट कीजिए साथियों। जी बिल्कुल, विटामिन के का रासायनिक नाम कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इनके साथ में हम पूरे रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड, विटामिन ई का रासायनिक नाम आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर है। हमने पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन किया था ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, तो ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं बताएंगे? ल्यूकोमिया बोलते हैं। ये एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण यानी कि अनियंत्रित वृद्धि होती है। किस चीज में अनियंत्रित वृद्धि होती है? देखिए, मैंने कहा था कि जो ल्यूकोमिया होता है ये ब्लड कैंसर है, और जो रुधिर होगा हमारा, रुधिर होगा, इसकी कोशिकाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन रुधिर के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो रुधिर के अंदर आरबीसी होती है, रुधिर के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, रुधिर के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, जो व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स होती है, ध्यान रखेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, अर्थात डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाने से मानव शरीर में ल्यूकोमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। हमारा आज का 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, जो मानव शरीर की संरचना करने में सहायता करते हैं एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? क्या वो एंटीबॉडीज कार्बोहाइड्रेट होते हैं? क्या वो एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं? क्या वह एंटीबॉडीज ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं? क्या वो एंटीबॉडीज स्टेरॉयल्स होते हैं? तो ये आपको राइट आंसर देना है। तो अगर हम बात करें तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये क्या होते हैं बताएंगे? प्रोटीन। क्या होते हैं बताएंगे? प्रोटीन। जी हाँ, तो जिनका भी आंसर साथियों का ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, उसके उपरांत ही आंसर दीजिएगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो है किसके संक्रमित हो जाने से, किसके प्रभावित हो जाने से होता है? क्या मस्तिष्क के प्रभावित होने से हमें पीलिया रोग होता है? यकृत के प्रभावित होने से पीलिया रोग होता है? वक्र के प्रभावित होने से, किडनी के प्रभावित होने से पीलिया रोग होता है? या फिर प्लीहा के प्रभावित होने से मानव शरीर में पीलिया रोग हो जाएगा? इसे जॉइंडिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। दो बातें ध्यान रखना, दोनों रोग बड़े मिलते जुलते हैं नाम से, कई बार हम लोग याद भी कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर गलती कर बैठते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछेगा पीलिया, तो पीलिया रोग होता है किसके प्रभावित होने से? बताएंगे यकृत। तो पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत को। लेकिन अगर बोल दिया पोलियो, तो इससे मानव शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, यह प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है साथियों? तो ये 2 पॉइंट भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा।
हमारा आज का 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक का मतलब होता है जो फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति। तो संक्रामक रोग आपको देखना है और आंसर उसका करना है। मधुमेह क्या संक्रामक रोग है? नहीं, मधुमेह संक्रामक रोग बिल्कुल नहीं है। डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा बताएंगे? डिप्थीरिया। ये एक संक्रामक रोग है, ध्यान रखना। क्लियर है साथियों? ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, इस पर हम देख लेते हैं। मानव शरीर के अंदर लोहे की कमी उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। एनीमिया रोग सबसे अधिक किस में होता है? गर्भवती माताओं में होता है, और इसीलिए गर्भवती माताओं को आयरन की गोली खिलाई जाती है। ओके है साथियों? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो बोलेंगे आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से रक्तहीनता अर्थात हम बोलते हैं एनीमिया। रक्तहीनता अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, रक्त की कमी तो होती है, लेकिन रक्त की बात करें, याद रखना रक्त की कमी तो होती है। रक्त के अंदर अगर मैं बात करूं रुधिर के अंदर, तो किसकी कमी हो जाती है? आरबीसी की। और आरबीसी के अंदर किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन की कमी से भी याद रखना किसकी कौन सा रोग होता है बताएंगे? एनीमिया रोग होता है। तो मानव शरीर में रुधिर के कमी कम हो जाने से एनीमिया रोग होगा, आरबीसी की कम हो जाने से एनीमिया रोग होगा, और हीमोग्लोबिन के कम हो जाने से भी एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा आज का 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों जिसको हम पढ़ कर आए हैं। मानव शरीर के अंदर लोहे की कमी हो जाने से एनीमिया रोग होता है, ये ध्यान रखना है ना। हमारा आज का 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 21वां क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये एक्चुअली में आपसे पूछ रहा है। तो जो चेचक होता है ये वायरस की वजह से होता है। इस वायरस का नाम क्या है? तो ये हमसे पूछा जाता है। तो इस वायरस का नाम है बताएंगे मिक्सो वायरस। क्या नाम है बताएंगे? मिक्सो वायरस। ये देखिए ये जो वायरस है बताएंगे मिक्सो वायरस होता है। तो मिक्सो वायरस की वजह से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है बताएंगे? चेचक रोग होता है। इसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाय, माफी चाहते हैं भैया है ना, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, गाय लिखा है गाय। गाय का दूध का रंग, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी की वजह से थोड़ा पीला होता है? तो हम सब जानते हैं कि जो गाय होती है उसका दूध जो होता है हल्का सा पीला होता है, क्योंकि हम सबकी पृष्ठभूमि गांव से रही है। और जब हमारी पृष्ठभूमि गांव से रहती तो हम इस बात को जानते हैं कि जो गाय होती है उसका जो दूध होता है उसका रंग हल्का सा पीला होता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला किसकी मौजूदगी की वजह से होता है? तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि कैरोटीन की वजह से गाय का जो दूध होता है, यहाँ की उसका घी भी होगा, वह भी पीले रंग का होगा। तो कैरोटीन इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा आज का 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? जो वायु के माध्यम से फैलने वाला जो रोग है उसका नाम पूछ रहा है। फ्लैग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या हैजा? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लैग। क्या हो जाएगा बताएंगे? फ्लैग। तो जो फ्लैग डिसीज होती है याद रखना यह वायु के माध्यम से फैलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा आज का 25वां क्वेश्चन है, ये माफी चाहते हैं ये 24वां या 25वां क्वेश्चन आएगा, ये गलती से लिखा हुआ है। इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं है? यानी कि ये जो विटामिन दिए हैं इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में नहीं मिलेगा? वसा में नहीं मिलने वाला, विलय नहीं होने वाला विटामिन कौन सा है ना? तो वसा में मिलने वाले विटामिन कौन से हैं? तो बताएंगे ए है, डी है, ई है और के है। तो ए तो मिल जाता है, ई भी मिल जाता है, के भी मिल जाता है, बी और सी नहीं मिलते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना जल में घुलनशील कौन से हैं, जल में विलेय कौन से हैं? तो जल में विलेय हो जाएंगे बताएंगे हमारे ऑप्शन नंबर
बी और सी। तो ये जो बी और सी विटामिन होते हैं ये जल में विलनशील है और वसा में विलनशील कौन से हो जाएंगे, ए डी ई के। ठीक है साथियों, आगे बढ़ जाइए। हमारा आज का 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। जो ब्लड कैंसर होता है इसको ल्यूकोमिया बोल देते हैं। किसकी वृद्धि से होता है तो बताएंगे ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनकी वृद्धि से ब्लड कैंसर होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लड कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं। क्या हम ब्लड कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं? जी नहीं, ये तो पहले कट गया। ठीक है, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, 24 का प्रयोग करते हैं? नहीं, ये भी नहीं करते हैं। फास्फोरस 32 का करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 60। ध्यान रखना, ये पिछले बार आरपीएफ एसआई में, एमपी एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था कि जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। साथियों एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, जो विटामिन B12 होता है जैसे साइनोकोबाल एमएन बोलते हैं, तो साइनोकोबाल एमएन के अंदर भी कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा आज का 27वां क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। शरीर में विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। मानव शरीर में जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं उनके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, किसके माध्यम से हमें अच्छी खासी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन देता है लेकिन इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं की मरम्मत करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है। विटामिन का काम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है। जो खनिज होता है इसका काम भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है बताएंगे, ऊर्जा देना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पक्की बात है साथियों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 28वां क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, मानव के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए उत्तरदायी कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है। मानव नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं विटामिन सी जो होता है वो हमारी त्वचा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन बी की बात करें तो ये बेरी रोग से बचाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। और विटामिन ए की कमी से याद ना रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी रोग का संबंध मानव आँखों से है। तो मानव की आँखों से संबंधित जो विटामिन है वो विटामिन ए है, ध्यान रखना। विटामिन ए का सबसे भरपूर स्रोत जो माना जाता है वह माना जाता है बताएंगे गाजर और जो छोटी मछलियां होती हैं वह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। सनराइज में कौन सा विटामिन होता है। सनराइज और सनसेट की जो धूप होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो हम सब जानते हैं साथियों, जो सनराइज है और जो सनसेट है इसमें जो विटामिन होता है, विटामिन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी होगा। ठीक है जी, बिल्कुल विटामिन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ECG, तो ECG जो है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शंस पढ़ लीजिए फिर आंसर लगाइए। जी कमेंट करिए। देखिए इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ नहीं होता, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ नहीं होता है, ध्यान रखना। एंडोस्पोग्राफ बिल्कुल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए गलत है ये। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर है। अच्छा, ईसीजी का संबंध किससे है, तो मानव हृदय से। ईसीजी का संबंध है बताएंगे मानव हृदय से, मानव हार्ट से। ठीक है, तो मानव हृदय से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। मान लीजिए एक मानव ने दूसरे मानव को ब्लड डोनेट किया, तो ब्लड डोनेट करने से कौन सा रोग नहीं फैलता है वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ब्लड डोनेट करने को ही रक्तदान कहा जाता है।
ऑप्शन अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन है हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे टाइफाइड। क्या हो जाएगा बताएंगे? टाइफाइड। तो जो टाइफाइड डिसीज है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा आज का 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल है? मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पर डिसीज लिखी हुई हैं, उनको प्रभावित करने वाले अंग लिखे हैं, तो इनको एक बार पढ़िएगा। बिना पढ़े राइट आंसर नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी, शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल RPF पूछ रहा है, तो तैयार रहिए इसके लिए भी और आराम से सोच समझ के आंसर लगाइएगा। ठीक है, राइट आंसर देख लेते हैं। किरीटी आघात, श्वसन तंत्र, नहीं, ये तो नहीं होता। एथेरियोस्क्लेरोसिस, धमनियों का संबंध है, नहीं। अवरुद्ध होना, नहीं। हाइपरटेंशन, न्यून, नहीं। हाइपरटेंशन में रक्तचाप जो होता है बढ़ जाता है, तो बोलेंगे उच्च होता है। हाइपरटेंशन, दिल का दौरा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में उच्च ब्लड प्रेशर होता है और उसी से क्या होता है बताएंगे? दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारे आज के 34वें क्वेश्चन में। ये 34वां क्वेश्चन है साथियों, बाय मिस्टेक ये लिखा गया 44वां, 34वां क्वेश्चन है। 34वां है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जी हाँ, क्योंकि इस आयु में 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु में मानव शरीर में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं, मानव शरीर का सबसे अधिक ग्रोथ होता है। बच्चों का जो शरीर बनता है वो इसी एज में बनता है। और शरीर के वृद्धि विकास, मांसपेशी की वृद्धि विकास के लिए क्या उत्तरदायी है बताएंगे? प्रोटीन उत्तरदायी है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़िए दोस्तों। हमारा आज का 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। पीत ज्वर संचरित किया जाता है। जो पीत ज्वर है वो किसके माध्यम से संचरित होता है? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एंडीज मच्छर के द्वारा, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, या फिर क्यूलेरिस के द्वारा। तो ये आपसे इस प्रकार से ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। सीधी सी बात है, पीत जो ज्वर होता है याद रखना वो एंडीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जो साथी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। एंडीज मच्छर, जरा हम बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कमेंट कीजिए दोस्तों जरा ईमानदारी से और बताइए मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? कमेंट करिए जी। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, मादा एनाफिलीज इज द राइट आंसर। डेंगू किसके काटने से होता है? डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। और ध्यान रखना इस बात का, जो पीत ज्वर होता है वह बोलेंगे एंडीज मच्छर के काटने से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। हमारा आज का 36वां क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? जी, मानव शरीर में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं। बी तो विटामिन तो बिल्कुल नहीं होता। विटामिन सी बिल्कुल नहीं होता। विटामिन ए जो होता है इन्फेक्शन रोकने के लिए होता है, इसीलिए विटामिन ए को क्या बोल देते हैं बताएंगे? एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो एंटीबॉडी कहलाने वाला विटामिन कौन सा बताएंगे? ए ही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37वां, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? मान लीजिए आप मार्केट गए हैं और मार्केट से आपने सब्जियों को खरीद कर लाया, उसके बाद में आपने सब्जियों को काटा है बनाने के लिए और छील दिया है आपने, पहले काटने से पहले छील दिया, और छीलने के बाद में अगर आपने उन्हें धो दिया है तो इससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जा रहा है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, छिली हुई सब्जियों को
धो देने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जी हाँ, विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। विटामिन ए का स्रोत क्या है बताएंगे? गाजर, है ना, ध्यान रखना। विटामिन डी का स्रोत क्या बताएंगे? सूर्य का प्रकाश, सुबह के सूर्य का प्रकाश और संध्या काल के सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ई का। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। विटामिन, हमारा अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। क्या मानव शरीर में रिकेट्स रोग होता है? नहीं, ये तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है बताएंगे रिकेट्स रोग। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, ये ध्यान रखना। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और आरक्तता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया, ये रोग होता है किसकी कमी से बताएंगे? याद रखना, तो बताएंगे हम B6 की कमी से। तो B6 की कमी से होने वाला जो रोग है बताएंगे आरक्तता है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया सर्वाधिक किस में होता है बताएंगे? याद रखना, तो गर्भवती माताओं में होने वाला रोग है। इसके सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो पालक की सब्जी, सबसे अच्छा स्रोत बताएंगे पालक की सब्जी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। हमारा आज का 39वां क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो किडनी की बीमारी, किडनी होती है उससे संबंधित रोग है, यकृत से रिलेटेड रोग है, अग्नाशय की बीमारी से रिलेटेड रोग है, अग्नाशय से संबंधित रोग है, या फिर थायराइड से संबंधित रोग है। तो इस बात को आप लोग जानते हैं और हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। अगर पूछ ले पोलियो तो किससे संबंधित रोग है? तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। अगर पूछ लिया जाता है पीलिया अर्थात ज्वाइंटिस, तो ये हमारे यकृत से संबंधित रोग। ठीक है, तो राइट आंसर किडनी बिल्कुल नहीं, यकृत बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अग्नाशय नहीं। अग्नाशय से रिलेटेड हमने पढ़े थे आज मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग पढ़े थे, और थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड हमारा जो रोग होता है वो घेंगा होता है। कौन सा होता है बताएंगे? ग्वाइटर होता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक का जो टीका होता है उसमें समावेश किया जाता है हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, या सक्रिय जर्मों का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, या सक्रिय जर्मों का। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बताएंगे जीवित प्रतिरक्षियों का। तो जो वायरस होते हैं तो वायरस से बचाव के लिए याद रखना इसमें समावेश किया जाता है या इसका टीका लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? जब मानव शरीर के अंदर रुधिर में शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस रोग का नाम क्या है? तो उस रोग को हम सब जानते हैं, याद रखना किसके नाम से? मधुमेह के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बताएंगे? मधुमेह के नाम से। लेकिन यहाँ पर अच्छे से देखना, यहाँ पर मधुमेह को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज यहाँ भी लिखा है, डायबिटीज यहाँ पर भी लिखा है, डायबिटीज यहाँ पर भी लिखा है, डायबिटीज तो यहाँ पर भी लिखा है। तो हमें 2 कदम आगे रहकर ये समझना है कि डायबिटीज जो होता है वो उसका पूरा नाम क्या है? तो डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज इंसिपिडस बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा आज का 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
मानव में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं जो हमने आज तक कभी पढ़े ही ना हो। मेरा विशेष आग्रह है इस क्वेश्चन में समय लीजिए और समय लेने के उपरांत सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वो पूछ रहा है कि अगर हमने कोई विषाक्त भोजन ग्रहण किए हैं तो उससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। क्या हमारा हृदय प्रभावित होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फेफड़े प्रभावित होंगे? नहीं। वक्र प्रभावित होगा? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? यकृत। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जो अगर हम विषाक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे मानव शरीर का यकृत प्रभावित होता है। लीवर से संबंधित दो फैक्ट आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बताएंगे? याद रखना, हमारी बताएंगे याद रखना, वह कौन सी बताएंगे? यकृत है। इसका वेट कितना होता है? तो 1.5 kg, 1.5 kg होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यकृत किसका स्त्रावण करता है? तो यकृत स्त्रावण करता है बताएंगे किसका? पित्तरस का। पित्तरस का स्त्रावण करने वाला ऑर्गन कौन सा है? यकृत है। पित्तरस किसका निर्माण करता है? तो यकृत किसका निर्माण करता है? तो यकृत निर्माण करता है बताएंगे पित्तरस का निर्माण करता है। तो पित्तरस का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, स्त्रावण यकृत के द्वारा होता है, लेकिन संचय कहाँ पर होता है बताएंगे? याद रखना, पित्ताशय में होता है। ओके है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों इसके पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको कि जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। तो उस क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आपसे बताया था कि कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? तो B12 के अंदर होता है। किस में होता है बताएंगे? B12 में। तो विटामिन B6 नहीं, B2 बिल्कुल नहीं, B1 बिल्कुल नहीं, B12। इसका नाम क्या होता है बताएंगे? साइनोकोबालएमिन। साइनोकोबालएमिन। तो साइनोकोबालएमिन कहलाता है बताएंगे B12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 44वां क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? तो जो मिनी माता रोग है इसके फैलने की मुख्य वजह क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या ये पारा की वजह से होता है, कैडमियम की वजह से होता है, सीसा की वजह से होता है या जस्ता की वजह से होता है? तो ध्यान रखना, पानी में जब कभी पारा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से कौन सा रोग होता है बताएंगे? मिनी माता रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 45वां क्वेश्चन देख लीजिए। परजीवी फसल स्वर्ण चावल, जिसे हम गोल्डन राइस बोल देते हैं, किस वांछित लक्षण के लिए तैयार किया गया है? यानी कि जो गोल्डन राइस है उसको किस वजह से तैयार किया गया है, क्या रीज़न था वो? तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए गोल्डन राइस को निर्मित किया गया है। जी हाँ, यह एक हाइब्रिड फसल है। और किसकी फसल बताएंगे? तो याद रखना, चावल की, यानी कि धान की एक फसल है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो गोल्डन राइस होता है इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, इसीलिए हम बताएंगे, याद रखना, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 46वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही जोड़ी से रिलेटेड है। और सही जोड़ी में बस डरिएगा नहीं साथियों, आराम से पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए विटामिन सी, और इस तरफ में यहाँ पर विटामिन से लिखे हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित रोग लिखे हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताएंगे? स्कर्वी रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताएंगे? याद रखना, तो रतौंधी रोग होता है। B1 की कमी से बेरी रोग होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात, हमारी सही जोड़ी बन चुकी है। तो पहले का चौथा देख लीजिए, पहले का चौथा कहाँ पर मिल गया? यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया। अब इसको चेक मत करिए, बी में भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब तीसरे वाले में चेक करिए, तीसरे वाले को चेक करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तीसरे वाले के लिए हमने बनाए थे 1, तो तीसरे वाले के लिए 1 ये वाला है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। आप इस तरह से ध्यान रखें, आप पहले एक बार सही जोड़ी बना लीजिए, इत्मीनान से बना लिया करें, उसके बाद में मिलाया करें। हमने जैसे ही देखा कि भाई पहले वाले के लिए चौथा वाला है तो पहले वाले के लिए दूसरा और पहला तो हो ही नहीं सकता है ना, तो इस तरह से ऑप्शन काट देंगे हम, तो हमारा आधा काम वैसे ही हो जाता है ना। चलिए, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन सा संबंधित है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा संबंधित है, कौन सा इसमें जो है वो अनुवांशिक रोग है। सीधी सी बात है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। क्या होता है हीमोफीलिया, इसको जान लेते हैं। जब मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना जमे, जब मानव शरीर के अंदर कोई चोट लग जाए और चोट लग जाने के बाद में ब्लड बहता है लेकिन 3 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का ना जमे, तो ऐसी स्थिति में मानव में होने वाला जो रोग है वो हीमोफीलिया डिसीज़ है। और हीमोफीलिया डिसीज़ है इसका पहला केस ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत देखा गया था। इसकी वाहक माताएं मानी जाती हैं, महिलाएं मानी जाती हैं, ये भी ध्यान रखना। और यह एक अनुवांशिक रोग है। हमारा आज का 48वां क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो रोग होता है उसका कारक क्या है, तो ध्यान रखिएगा, विषाणु। क्या होते हैं बताएंगे, विषाणु। तो जो विषाणु होते हैं वो इस रोग के वाहक माने जाते हैं। ठीक है, हमारा आज का 49वां क्वेश्चन देख लीजिए। दोषयुक्त किडनी वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन, अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस। क्या होता है, डायलिसिस। डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है, इसमें क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन व्यक्तियों की किडनी खराब होती है उनको बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है, तो डायलिसिस में होता क्या है ये आपसे पूछ रहा है। और ध्यान दीजिए कि इसने हिंदी नाम लिखे हैं, इंग्लिश नाम नहीं आ रहे हैं। अधिशोषण, प्रसरण, विद्युत संचलन और सक्रिय गमन क्या होता है बताइए जी। राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे प्रसारण। क्या होता है बताएंगे, प्रसारण। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं होता दोस्तों, मानव शरीर से ब्लड को निकाला जाएगा, एक मशीन में ले जाया जाएगा और वहाँ पर रुधिर में जितने भी हानिकारक एलिमेंट होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा और उसके बाद जो ब्लड होगा वो ब्लड मानव शरीर में पुनः डाल दिया जाएगा। इसको प्रसरण कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो ये बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। क्या थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन के की कमी से बांध्यापन, बांध्यापन का मतलब होता है संतान उत्पत्ति ना होना, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विचार कीजिए और आंसर दीजिए जी। बिल्कुल गलत आंसर है साथियों, आपका बिल्कुल गलत आंसर है। ध्यान रखना, थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, बिल्कुल होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग बिल्कुल होता है। विटामिन के की कमी से बांध्यापन नहीं होता, नपुंसकता नहीं आती है। याद रखना, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है, यानी कि संतान उत्पत्ति करने की क्षमता खो जाती है। पुराने वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है जी। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, रीड करिएगा अच्छे से इनको। हमारा आज का 51वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहां बोल रहा है EEG। इसके पहले हमने क्या पढ़े थे दोस्तों, तो ध्यान रखना, ECG इसका संबंध होता है मानव हृदय से। ECG का संबंध होता है मानव हृदय से, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है EEG किस अंग के कार्य प्रणाली को प्रकट होती है। EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हृदय, मस्तिष्क, कान, यकृत, लगाइए आंसर।
नहीं नहीं नहीं, गलत जा रहे हैं आप लोग। एक विद्यार्थी का बस सही आंसर है, नीचे चले गया होगा वो कमेंट। ध्यान रखिएगा, अगर हम बातचीत करें तो EEG की बात करें तो याद रखना इसकी ये किस अंग को प्रभावित करता है बताएंगे। ये मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला अंग है। तो मानव मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली होती है इसको प्रकट करता है, बताएंगे कौन। तो मानव मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली होती है इसको प्रकट करता है EEG। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए EEG का फुल फॉर्म भी याद करना इम्पॉर्टेंट है। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। क्या होता है बताएंगे, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम होता है। तो ये भी ध्यान रखना, मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के लिए किए जाने वाला टेस्ट है। ठीक है, हमारे आज के 52वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। कैसीन दूध में क्या होता है। तो कैसीन जो है वो दूध में उपस्थित होने वाला एलिमेंट है। वो क्या होता है, क्या यह जीवाणु है, क्या यह शर्करा है, क्या यह प्रोटीन है, क्या यह वसा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन है। तो ध्यान रखना, कैसीन जो होता है याद रखना ये दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। और दूध जो गाय का दूध होता है वो पीला किसकी वजह से होता है। तो गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो जो मिल्क होता है उसमें मिठास के लिए क्या उत्तरदायी है। ध्यान रखना, क्या इसके लिए सैक्रोस उत्तरदायी है, क्या इसके लिए लैक्टोस उत्तरदायी है, क्या इसके लिए सुक्रोज उत्तरदायी है, क्या इसके लिए कैरोटीन उत्तरदायी है। ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लैक्टोस। क्या हो जाएगा बताएंगे, लैक्टोस। जी हाँ, जो दूध होता है उसमें मिठास के लिए जो उत्तरदायी होता है वो लैक्टोस उत्तरदायी होता है। हमारा आज का 55वां क्वेश्चन देख लीजिए। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायता करता है। यानी कि जो मानवों के रिहायशी क्षेत्र है जहाँ पर मानव निवास करते हैं वहाँ पर पिग अर्थात सुअर को आने से रोका जाता है। ये किस रोग का उन्मूलन है, किस रोग को हम फैलने से रोक रहे हैं। मलेरिया नहीं, मलेरिया फैलता है मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज के काटने से। तो ये वाला तो राइट आंसर नहीं होगा। याद रखना, हाथी पांव रोग बिल्कुल नहीं होगा, पोलियो बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 56वां क्वेश्चन देख लीजिए। घात करो, स्टार बना लीजिए दोस्तों, एग्जाम में उतरेगा ही उतरेगा। जी हाँ, बिल्कुल स्टार बना लीजिए। घात करो और छिप जाओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है ये बताना है। RSV विषाणु है, डाबेर विषाणु है, HIV विषाणु है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, क्या राइट आंसर आएगा जी। बहुत बढ़िया साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे RSV। तो जो RSV विषाणु होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात करो और छिप जाओ विषाणु के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि मलेरिया रोग के उपचार में प्रयोग की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, मलेरिया जब रोग होता है तो इसके उपचार के लिए कुनैन नामक दवा का उपयोग किया जाता है। अब जो कुनैन दवा होती है ये याद रखना सिनकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। तो ये भी ध्यान रखना, सिनकोना नामक पेड़ की छाल से क्या मिलती है, कुनैन दवा मिलती है। अब कुनैन के अलावा और कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, क्या इसके लिए आर्टीथर औषधि का प्रयोग करते हैं, ग्लेस औषधि का प्रयोग करते हैं, ल्यूटिबिट मेडिसिन का यूज करते हैं, सिनोरेरिया जो मेडिसिन है इसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टीथर। क्या बताएंगे, आर्टीथर। तो आर्टीथर जो
औषधि होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आज का 60वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर ढंग से देखा है दोस्तों तो आपको पता होगा रिकेट्स जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है। क्या विटामिन डी की कमी से होता है, क्या विटामिन सी की कमी से होता है, की कमी से होता है, या ए की कमी से होता है? आप सब जानते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताएंगे रतौंधी रोग होता है। ठीक है, जो विटामिन के होता है इसकी कमी से याद रखना रक्त का थक्का नहीं जमता। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और याद रखना विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की जो कमी होती है इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। हमारा आज का 61वां क्वेश्चन देख लीजिए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब मानव शरीर में टाइफाइड हो जाएगा तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? क्या हमारा अग्नाशय प्रभावित होगा, अमाशय प्रभावित होगा, आंतें प्रभावित होंगी, या मस्तिष्क प्रभावित होगा? जी कमेंट करिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, जिनका भी राइट आंसर आंतें आ रहा है बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना, तो आंतों से संबंधित जो रोग है वो कौन सा बताएंगे? टाइफाइड रोग है ना। आंतों की बात करें, इनको इंटेस्टाइन्स बोलते हैं। कितनी होती हैं बताएंगे? 2 होती है। एक होती है छोटी आंत और एक होती है बताएंगे बड़ी आंत। मेरा आग्रह है दोस्तों दोनों की लंबाई लिखिए आप। छोटी आंत बराबर लिखना, इतनी लेंथ होती है, बड़ी आंत बराबर लिखना इसकी लंबाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, पेचिस रोग किसके माध्यम से फैलता है? प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है, पहला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन बनेगा, पेचिस रोग होता है वो कौन सा प्रोटोजोआ फैलाता है? एक बार इसके ऑप्शन देख लीजिए, एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्रोपिक और बोलेंगे ट्रिपनोसोमा। राइट आंसर आप सब जानते हैं एंट अमीबा। क्या है बताएंगे? एंट अमीबा। तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ के द्वारा पेचिस रोग होता है। क्या होता है बताएंगे? पेचिस रोग होता है। तो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है वो राइट आंसर क्या है बताएंगे? एंट अमीबा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। आंखों की दूरदृष्टि दोष, आंखों के दूरदृष्टि दोष जिसे हम हाइपोमायोपिया या हाइपर मायोपिया बोल देते हैं, ध्यान रखना। आंखों के दूरदृष्टि दोष की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो मानव के अंदर जो दूरदृष्टि दोष होता है वो नेत्र गोलक के आकार छोटा हो जाने से होता है। जब नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाएगा तो लेंस का आकार भी छोटा हो जाएगा, और जब लेंस का आकार छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। जब मानव नेत्र में जो लेंस है उसका आकार छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, जिससे हमारे शरीर में दूरदृष्टि दोष होता है। और दूरदृष्टि दोष होता है नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मैं कुछ बातें इसमें बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। जब मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो हमें कोई दोष नहीं होने का, हमारे शरीर की आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। लेकिन जब नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाएगा, लेंस का आकार छोटा हो जाएगा, तो जो मानव नेत्र का प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में हमें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। वहीं अगर याद रखना नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाएगा तो नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाने से, लेंस का आकार बढ़ जाने से जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताएंगे? याद रखना, मायोपिया। क्या बोल देते हैं बताएंगे? मायोपिया। तो 2 बातें मैंने आपको विशेष रूप से बताई हैं, इनको गांठ बांध के आप याद रख लीजिए दोस्तों। क्या बात बताई है? जब कभी रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो दूरदृष्टि दोष, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो जो एलिसा टेस्ट होता है, जांच होती है, ये किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? कैंसर की पहचान के लिए नहीं दोस्तों।
कैंसर की पहचान के लिए यह जांच नहीं होती है। टीबी की जांच के लिए बिल्कुल नहीं होती है। पोलियो की जांच के लिए बिल्कुल नहीं होता है। एड्स की जांच के लिए, जी हाँ, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है बताएंगे? एलिसा टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके लिए आवश्यक हो जाता है यह जानना कि एड्स किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो होता है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। किस वायरस से होने वाली बीमारी है सर जी? तो HIV। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है बताएंगे? ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। तो HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। ये क्या है बताएंगे? एक वायरस से होने वाली डिसीज है। ठीक है, एक बार इस पे, हाँ, मैं चाहूंगा कि कमेंट में आप आंसर दीजिए कि विश्व एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो विश्व एड्स दिवस हम कब मनाते हैं ये बताइएगा आप। इसके बाद में एड्स का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बताएंगे? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमारी कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।